हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कि सेक्शन 498A की क्वैशिंग से रिलेटेड है। देखिए, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि यदि 498A का झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो कंसर्न ये होता है कि हस्बैंड के सारे रिलेटिव्स के नाम उसमें लिखवा दो और एक बैड इंटेंशन के साथ वो झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अननेसेसरी उन लोगों के नाम भी डाले जाते हैं जिनका मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है, जिनसे शायद वाइफ कभी मिली भी नहीं है, उनके भी नाम वहां पर डाल देती है। तो कुल मिला के इंटेंशन जो होती है वो गलत होती है। तो ऐसा ही दोस्तों कुछ मामला ये भी है जिसकी क्वेश्चन के लिए गए और उस क्वेश्चन पर हाई कोर्ट ने किस तरह से पूरे मामले का संज्ञान लिया और क्या निर्णय दिया, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, पूरे मामले के तथ्य भी मैं आपको बताऊंगा और आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेकर के आऊं, लीगल पोस्ट लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। यह मामला दोस्तों थोड़ा अलग तरीके का है, यानी कि मैट्रिमोनियल विवादों की जब हम बात करते हैं दोस्तों, वहां पर हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो डिस्प्यूट होता है वो मेन पॉइंट होता है, वहीं से मुकदमा शुरू होता है। लेकिन यहां पर मामला बिल्कुल अलग है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और साथ ही साथ इस मामले को देखने से यह भी पता चलता है कि आज के समय एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के लिए लोग किस तरह से मुकदमेबाजी में पड़ जाते हैं। दोस्तों, इस मामले में हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बेटा साथ में रहते थे। वो वाइफ के पेरेंट्स के यहाँ पर रहने के लिए गए, छुट्टियां बिताने के लिए जैसे चले जाते हैं, तो हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा रहने के लिए वाइफ के फादर के यहाँ पर चले गए। और ये टाइम दोस्तों जस्ट कोरोना स्टार्ट होने से पहले का था और इसके तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने की वजह से वो 4 महीने के लिए वहां पर फंस गए। दोस्तों, इसी दौरान बच्चे ने बताया कि जो उसके नाना हैं, नाना ने बच्चे को गलत तरीके से छुआ है, गलत हरकत उसके साथ की है। अब दोस्तों, अपने चैनल की शुरुआती दौर में मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। उस वीडियो को काफी लोगों ने बहुत पसंद किया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चे किसी के भी हो, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, जब हस्बैंड को ये बात पता चली, यानी कि उसके बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति हो उसका खून खौलेगा। तो ऐसे में जो हस्बैंड था वो अपनी माताजी के साथ अपने ससुर साहब की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में गया। और जब ये बात वाइफ को पता चली तो वाइफ ने क्या किया, वो अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए वो भी पुलिस स्टेशन चली गई। अब दोस्तों, मामला कुछ ऐसा था कि एमिकेबल सेटलमेंट इसमें बन नहीं पाया, क्योंकि अगर किसी के भी बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है, उसको मालूम चलता है, तो वो कभी भी उसमें सेटलमेंट करने की नहीं सोचेगा, बल्कि जिसने ऐसा कार्य किया है उसके खिलाफ एक्शन लेने की सोचेगा। तो इसीलिए दोस्तों इस मामले में सेटलमेंट नहीं बन पाया और बच्चे के नाना के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। और दोस्तों, इसके रिएक्शन में वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने भी एक मुकदमा कायम करवा दिया अपने हस्बैंड पर, उसके रिलेटिव्स पर, जिसमें उसकी मदर को भी इंक्लूड कर लिया और उसका ब्रदर, जिसका कि उससे कोई लेना देना कोई वास्ता नहीं था, उसको भी इंक्लूड कर लिया। सेक्शन 498A, सेक्शन 344, सेक्शन 406, सेक्शन 504 एंड सेक्शन 506 में ये एफआईआर वाइफ ने भी दर्ज करवा दी। अब दोस्तों, जो हस्बैंड के भाई का नाम इसमें डाला गया, उस पर एफआईआर में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं थी, कोई भी स्पेसिफिक आरोप नहीं था। अब दोस्तों, जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो दोनों ही पक्ष के जो वकील साहब थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए। तो हस्बैंड पक्ष के जो वकील साहब थे उन्होंने वहां पर आर्ग्यूमेंट किया कि ये जो बंदा है इसके ऊपर एफआईआर में कहीं भी कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई डेट, कोई घटना मेंशन ऐसी नहीं है जिससे कि पता चले कि इसने कोई कार्य किया है। ये जो डिस्प्यूट था हस्बैंड और वाइफ के बीच का था और उसको अननेसेसरी इसमें लपेटा गया है। और दोस्तों, वाइफ के एडवोकेट ने इसको डिनाई किया। उसने कहा नहीं जी, सभी का हाथ था, जितने भी लोग हैं उन सबका इसमें हाथ था। तो हाई कोर्ट ने दोनों ही पक्षों के वकीलों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी कि मामला बिल्कुल वैसा है जैसे कि आजकल हो रहा है। आजकल केवल ये कोशिश की जाती है कि हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं इनको अननेसेसरी एक मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए। केवल वही बात इस मुकदमे में भी हुई है और ऐसा कहीं पता नहीं चलता है कि जो हस्बैंड का भाई है उसने कोई क्राइम किया है या उसके एलिगेशन कहीं से भी साबित नहीं होते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्लो है। ये सारी टिप्पणियां हाईकोर्ट ने करी और इसके बाद हस्बैंड के जो भाई का नाम था, उसके भाई के नाम जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया गया, यानी कि हस्बैंड के भाई का नाम निकाल दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आपके परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य है जिसका नाम 498A जैसे मुकदमे में लिखवा दिया गया है,
लेकिन आप जानते हैं कि वो फॉरेन में रह रहा है या कहीं बाहर रह रहा है या उसका कोई लेना देना नहीं है या आपकी वाइफ कभी उससे मिली ही नहीं है, तो आपको डेफिनेटली इसके लिए क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए। पूरी एफआईआर भले ही क्वेश्चन ना हो, लेकिन उन लोगों के नाम जिनके एविडेंस आपके पास है, जो वहां पर मौजूद नहीं है, जो आपकी वाइफ के संपर्क में नहीं है, जिन पर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, उन सबके नाम जनरली निकाल दिए जाते हैं इस एफआईआर में से। दोस्तों, इस जजमेंट का जो सोर्स मेरे पास है उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप पूरे जजमेंट को विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपने अपॉइंटमेंट आप बुक करके मुझसे मिल भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।